हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम एक पिछली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था और इनर्शिया पढ़ा था हमने, उसके साथ एक और क्वेश्चन वो अक्सर दे देता है, वाई द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं या इस नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 60 के ऊपर लिखा हुआ है। ये पहली 3 लाइंस हैं, ये मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये तभी लिखा है, सिंस द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द inertial property of matter, therefore Newton first law of motion is also known as law of inertia। कह रहा है कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें हम मैटर की जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इनर्शिया, उसी को डिस्कस करते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आगे देखें, आगे आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, पहले मैं इसकी अपनी जो इस क्वेश्चन को वो बाज़ का लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है और बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और फार्मूला भी लिख दें, क्योंकि ये भी छोटा सा फार्मूला है। अब मैं करवाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखिए ज़रा। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट on a body, it produces acceleration in the body in the direction of force. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to its mass। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले पोर्शन में वो कह रहा है कि जब एक नेट फोर्स का मैंने बड़ा डिटेल से आपको पिछले लेक्चर में बताया कि नेट फोर्स क्या होती है। जब कोई नेट फोर्स जो होती है या फोर्स समझ लें, वो एक्ट ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। देखें ज़रा, ये एक बॉडी है या एक गाड़ी समझ लें, बॉडी समझ लें, इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी। ठीक है, ये रेस्ट पे है, 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि रेस्ट पे है। तो जब फोर्स लगेगी तो ज़ाहिर है ये मूव करेगा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, वो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी चेंज होती है, बॉडी वो मूव करती है ऐसे, तो वो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उस चेंज को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगा। ठीक है, पहली बात है फोर्स लगेगी तो एक्सीलरेशन पैदा होगा। दूसरी बात कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। दूसरी बात कर रहा है कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगा, यानी कि इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन से क्या मुराद है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, यानी कि फोर्स बढ़ती है तो एक्सीलरेशन बढ़ जाए, दोनों बढ़े। यानी कि अगर ये बढ़ता है तो ये बढ़ जाए, अगर ये बढ़ता है तो ये बढ़ जाए। ठीक है, तो इस रिलेशन को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह लिखते हैं, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन उतनी ही ज़्यादा फोर्स, यानी जितनी फोर्स ज़्यादा उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये बात ये हो गई कि जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। और उसको लिखने का तरीका ये साइंस में है, फिज़िक्स में। अच्छा, दूसरी बात ये कर रहा है, यहाँ तक होगी पहली बात, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। और ये जो एक्सीलरेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ आपको। एक गाड़ी है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, ये रेस्ट पे है, तो फोर्स लगने से क्या होगा, वो मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक एक्सीलरेशन पैदा हुआ, फोर्स लगने से क्या हुआ, एक्सीलरेशन पैदा हुआ। और इसका मैस कुछ था, एक बंदा बैठा हुआ था गाड़ी का, एक टोटल एक मैस था। अब क्या करते हैं कि एक बंदा और जाके बैठ जाता है गाड़ी के अंदर, तो इससे क्या होगा, मैस बढ़ जाएगा। अब अगर मैं उतनी ही फोर्स लगाता हूँ तो क्या होगा,
उतनी स्पीड होगी नहीं, कम होगी। ये मैंने लिखा कि अंदाजे से 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। किस चीज़ के बढ़ने से एक्सीलरेशन कम होगा, मैस के बढ़ने से। जब मैस बढ़ जाएगा तो एक्सीलरेशन, फर्स्ट पर मैं 3 बंदे कर देता हूँ उसके अंदर, तो एक्सीलरेशन और कम हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन और मैस के दरमियान क्या रिलेशन है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर मैस को बढ़ाता हूँ तो एक्सीलरेशन कम हो जाता है, मैस बढ़ाता हूँ तो एक्सीलरेशन कम हो जाता है। तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। एक चीज़ बढ़ रही हो, एक चीज़ कम हो रही हो, तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहते हैं। और इसको ज़ाहिर कैसे किया जाता है, साइन सेम होता है, यही साइन आएगा, लेकिन ये दूसरी अमाउंट होती है उसको 1/, लिखते हैं, यानी कि 1/m। तो पढ़ते कैसे हैं, एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, यानी ये दोनों चीज़ें जो हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, इसको लिखते हैं इस तरह, ठीक है। साइन सेम होता है, इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी वही है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन वही है। फ़र्क किधर है कि इसको हम रेशो की शक्ल में लिखते हैं 1/m, ठीक है। अब ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए, एक ये एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस और ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये दो चीज़ें इसी में आपको बताई गई हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। जब फोर्स लगती है तो एक्सीलरेशन पैदा होता है, ये तो बात क्लियर है। इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो एक्सीलरेशन होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है। ये देखें जरा, इस डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी इसी सिमत में होगा। ये नहीं का फोर्स इधर लगे तो गाड़ी इधर चलना शुरू कर दे, नहीं, वो इसी सिमत में जाएगी जिस सिमत में फोर्स है। तो ये चीज़ इसमें होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कितना होगा एक्सीलरेशन का, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये दो बातें हमने इस लॉ में देखी हैं कि एक फोर्स एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दूसरी क्या है, एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब इनको हम इकट्ठा करते हैं, करें डस्टर। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 1 रखा उसने, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखा। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखा है, और एक्सीलरेशन इन्वर्सली एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखा है। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इक्वेशन नंबर 1 और एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अगर इकट्ठा कर दें तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m आ जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर दिया। इधर ए है तो ए लिख लिया, इधर F और m नीचे है तो m नीचे, इकट्ठा हो गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन की शक्ल में, ए जब इस साइन को ख़त्म करते हैं तो इज इक्वल टू डालते हैं, और साथ में क्या है, एक कांस्टेंट का लगाना पड़ता है हमें, के, कोई भी लगा दें, नाम रख दें उसका, इनटू F/m। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इसके अंदर के की जो वैल्यू है वो SI सिस्टम में 1 होती है, तो के की वैल्यू अगर 1 है तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, के की अगर 1 लिख दें तो A इज़ इक्वल टू F/m आ जाएगा। यहाँ से m इधर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो F किसके बराबर आ जाएगा, m इधर आके A से मल्टीप्लाई किया तो MA बन गया। तो F इज़ इक्वल टू m, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, F इज़ इक्वल टू MA, ठीक है। F इज़ इक्वल टू MA, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है।
टेनिस की ABC है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है, F=ma। ये याद होना चाहिए आपको ज़ुबानी, F=ma। ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 16 नंबर पेज के ऊपर। अच्छा, अब अगला एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आप डिफ़ाइन करें फोर्स के यूनिट को। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट आपने जब फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर उसका यूनिट पढ़ा था, क्या था यूनिट? न्यूटन। फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है, तो न्यूटन की डेफिनेशन लिखनी है आपने। ठीक है, तो डेफिनेशन अब मैं लिखता हूँ, तो लिखता हूँ थोड़ा, इसको मैं बता रहा हूँ। ये लॉ इधर ख़त्म हो गया, ये एक्स्ट्रा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन न्यूटन, या इस तरह पूछ लेगा आपसे, डिफ़ाइन न्यूटन, या पूछ लेगा आपसे डिफ़ाइन यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो ये दो तरीके से पूछ सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तो आप लिखेंगे जी आंसर इसका, यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। ठीक है, अब न्यूटन की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। ठीक है, जब डिफ़ाइन करना। अच्छा, न्यूटन को डिफ़ाइन करने के लिए आप ये फार्मूला जो था फोर्स का यूनिट है ना, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? अभी हमने डिफ़ाइन किया है F=ma। अगर ये फोर्स जो है अगर 1 न्यूटन है तो मास कितना होगा? मास का यूनिट क्या होता है? 1 किलोग्राम। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करता है कि 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो कि 1 किलोग्राम पर अगर लगाई जाए तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। 1 न्यूटन फोर्स क्या होती है कि अगर 1 किलोग्राम मास के ऊपर 1 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन पैदा हो जाए तो मैं कहूँगा ये 1 न्यूटन फोर्स लगाइए। ठीक है, तो इसकी मैं इधर लिख देता हूँ आपको। One Newton is that force which produce an acceleration of 1 meter per second square ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ये मैंने लिखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन अ बॉडी of mass 1 किलोग्राम। ठीक है, ये डेफिनेशन बनेगी। 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ से फार्मूले से भी आप देख सकते हैं। 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक हो गया। चलें, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ये डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड लॉ लिखना है और ये आपने लिखना है सब। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।